एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, पिछले चैप्टर में हमने ये बात जाना था कि कब कहाँ और कैसे, यानी कि इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो हमने आपको बताया था कि इतिहास की जानकारी हमें कई प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे आर्कियोलॉजिकल स्रोत हो गई, कई प्रकार के स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर या स्कल्पचर से भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। यह चैप्टर 2 है एनसीईआरटी क्लास 6 का। आरंभिक मानव की खोज चैप्टर का नाम है, यहाँ आप देख सकते हैं, यानी कि मनुष्य की खोज किस तरह से हुई इसके बारे में जानना है। यहाँ पर एक स्टोरी दिया गया है दोस्तों, तुषार की रेल यात्रा। ओके, इतनी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि तुषार नाम का कोई एक लड़का है, काल्पनिक स्टोरी है। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी का यही खासियत है, ये बच्चों को स्टोरी के तहत पढ़ाता है ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में चीज़ें आती हैं। और ये काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि जब हम स्टोरी के तहत किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो बच्चों में ज़्यादा तेज़ी गति से वो आकर्षित होता है। ओके, एक स्टडी कहता है, ब्रिटेन में एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी जिसके तहत पता चला था कि अगर बच्चों को स्टोरी के तहत पढ़ाया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी गति से बच्चे उसे सीखते हैं। तो वर्तमान में भी आप देख सकते हैं कि बच्चों को स्टोरी के तहत ही पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि तुषार नाम का एक लड़का जो रेल यात्रा कर रहा था, आप देख सकते हैं, यही बात लिखी है। तो उसने खिड़की के बाहर जब देखा तो उसने बहुत सारे पेड़ पौधे को अपने पीछे जाते देखा, और इन्हीं बातों पर उसने गौर फरमाया। बस इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि उनके चाचा ने उससे कहा था कि तुम जो रेल पर बैठे हुए हो, इस रेल की आविष्कार जो है वो 150 साल पहले हुई। दोस्तों, मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, मैंने हर वीडियो में आपको एक फैक्ट बताया, यहाँ भी बता दूं कि रेल की शुरुआत हमारे देश में कौन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, जब गवर्नर जनरल के बारे में, तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे कि रेल के आविष्कार भारत देश में सन 1853 के आसपास, हाँ, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने। आप इसे याद कर लें, रट लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला रेल चलाया गया था भारत में मुंबई से थाने तक। यहाँ पर तो ये चैप्टर में दिया नहीं गया है क्योंकि ये प्राचीन इतिहास का किताब है, तो इतना डीप यहाँ पर दिया नहीं गया। आप क्लास 8 का जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पर ये बताया जाएगा। तो सबसे पहले रेल की यात्रा, भारत में रेल की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और उसी 1853 में हमें, जब रेल की खुदाई हो रही थी, यानी कि जब पटरियां बनाई जा रही थी, पटरियां बिछाई जा रही थी, तो मिट्टी को खोड़ा जा रहा था ताकि वहां पटरी बिछाया जाए। और दोस्तों, आपको पता होगा कि इन्हीं पटरियां बिछाने के समय सबसे पहले सिंधु सभ्यता का लोगों को पता चलता है। आप इस बात से शायद अभी रूबरू ना हो और ना जानते हो, तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु सभ्यता की खोज 1853 के ही आसपास हो गई थी। लॉर्ड कानिंगम, उस समय लॉर्ड कानिंगम थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ दोस्तों, इसे आप नोट कर लें कॉपी कलम निकाल कर, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सारे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कानिंगम, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर भी माने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वही थे, लॉर्ड कानिंगम। और उन्हीं ने इसकी सबसे पहले जानकारी ली थी कि आखिर यहाँ पर भी, भारत देश में भी एक ज़माने में कोई नगर हुआ करता था। और इस बात की जानकारी जब उन्होंने अंग्रेजों को दिया, तो अंग्रेजों ने देखा कि भारत तो एक काफ़ी पहले से ही बहुत बड़ा साम्राज्य रह चुका है। अंग्रेजों ने इस बातों को दबा दिया, और सिंधु सभ्यता में से ही ऐसे बहुत सारे ईंट है जिसका इस्तेमाल वो उन्होंने किसने कर लिया? पटरियां बनाने में, गिट्टी बिछाने में। तो आप इस बात से सहमत हो सकते हैं कि भारत का जो साम्राज्य है वो काफ़ी पुराना है, यानी कि जो हमारा सिंधु सभ्यता है वो काफ़ी पुराना साम्राज्य माना जाता है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले चावल की साक्ष्य, यानी कि चावल की खेती कहाँ की गई थी? तो कोल्डीवा में। कोल्डीवा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन्हीं क्षेत्रों के आसपास कोल्डीवा पड़ता है। वर्तमान में इन्हीं क्षेत्रों में पड़ता है। मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा आगे, अभी इन्हीं के बाद हम नीचे में पढ़ेंगे कोल्डीवा के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो 150 साल पहले हुई, तो उसी का मैंने एक फैक्ट बता दिया आपको लॉर्ड डलहौजी के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे जानें, समझें, आपको ये काम देगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव। तो
यहाँ पर तुषार ने इस बात को सोचा था, आप एक स्टोरी के रूप में समझ लें, काम देगा। तुषार ने सोचा था कि आखिर जब रेल का आविष्कार पहले नहीं हुआ था, तो आखिर लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। सोचने वाली बात है। हम भी ये सोच सकते हैं, लेकिन इस बात पर आपको सहमति होनी चाहिए कि आज जो वर्तमान में हम देखते हैं टेक्नोलॉजी तकनीक, आपको इस बात को जानकर हरियाणी हैरानी होगी कि आज से तकरीबन 4700 साल पहले जब हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी, यानी सिंधु सभ्यता, उस जमाने में भी लोगों को तकनीक का ज्ञान था, यानी टेक्नोलॉजी उस जमाने में भी थी। आपको पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता में जो लोग थे वो तकनीक से वाकिफ थे, वो नाव से परिचित थे। तो उस जमाने में भी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, बशर्ते उस जमाने में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कोई ट्रेन से आना जाना हो सके। खैर, सिंधु सभ्यता जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में आपको मिलेगा। 3 और 4 सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। चलिए अभी हम यहाँ पर पढ़ लें। ठीक है, आरंभिक मानव। ओके गाइस, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ओके गाइस, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ पर देखें, आखेटक या खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रह का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको आप जान लें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, आपको ऐसे ही स्टेटमेंट दे देगा कि खाद्य संग्रह क्या है, निम्नलिखित में से खाद्य संग्रह का अर्थ क्या होता है, और 4 ऑप्शन दे देगा। इसमें से पहला ऑप्शन ये रहेगा कि जब कोई इंसान मतलब भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। ओके गाइस, आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन के तलाश में जाता है तो उसे खाद्य संग्रह कहते हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि वो केवल और केवल भोजन के लिए इधर उधर जा रहा है। वर्तमान में भी लोग भोजन के लिए इधर उधर जाते हैं। आप इस बात को समझें, वर्तमान में भी लोग इधर उधर भोजन के लिए ही जाते हैं। यानी कि लोग अगर मान लीजिए कोई विदेश में जाकर कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो मकसद होता है वो भोजन के लिए ही होता है, बल्कि उसको खाद्य संग्रह नहीं कहा जाता है, ठीक है, लेकिन उसका जो मेन मकसद है वो भोजन के लिए, क्योंकि जब तक वो पैसे नहीं कमाएंगे वो खाएंगे कहाँ। सोचने वाली बात है। आप इजी कंसेप्ट है, आप इसको समझ सकते हैं, आप इतने समझदार हैं, आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो आपका समझ है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। मैंने आपको समझा दिया। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती है, इसलिए पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। ओके गाइस, तो उस जमाने में लोग ज्यादातर के प्राकृतिक पर ही निर्भर रहते थे, और कहीं ना कहीं आप इस बात को मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप अभी तो आप खैर पीटी का तैयारी कर रहे हैं, जब मेंस का तैयारी करोगे तो छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं उससे भी आप मेंस का राइटिंग लिख सकते हो। कैसे गाइज, बता दें। जैसे मान लिया आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में, एक मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आपको भी काम देगा। वर्तमान में हमारे लोभ और लालच ने इस धरती को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर इसी तरह का सोच या व्यवहार हमारी चलती रही तो आने वाले सन 2050 में इस धरती का क्या हाल होगा, और हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है कि इस धरती को सफल बनाएं और इस धरती में जो नुकसान हो रहे हैं उसे हम ठीक करें, अपने शब्दों में विचार करें। तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि जब हम प्राचीन काल के लोग को देखते थे तो वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक पर निर्भर तो होते थे, यानी कि पूरी तरह से प्राकृतिक का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन कभी प्राकृतिक का दोहन नहीं करते थे। यानी कि जब आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ते हो दोस्तों, तो वहां पर आप एक कंसेप्ट पढ़ते होगे कि अर्थ ओवरशूट डे। आप जानते हो कि अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है। अर्थ ओवरशूट डे का अर्थ होता है कि
पृथ्वी ने पिछले 1 साल में कितना उत्पाद किया और पूरे विश्व में लोगों ने उस उत्पाद को कितना तेजी गति से खत्म किया। तो वर्तमान में आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पृथ्वी जितना उत्पाद करती है उसे हम जुलाई तक ही खत्म कर देते हैं। यानी कि पृथ्वी उत्पाद कर रही है 12 महीना का और हम उसे 7वें महीना जुलाई में ही खत्म कर देते हैं। यानी 5 महीना अभी वर्तमान में हम पीछे चल रहे हैं दोस्तों। ये अक्टूबर था, आज से तकरीबन 2 साल पहले ये अक्टूबर में खत्म होता था, जिसे हम जुलाई में खत्म कर रहे हैं। अगर इसी तरह का रवैया चलता रहा तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में सन 2050 तक पृथ्वी से पूरी तरह से जितने भी संसाधन है वो नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी किसी प्रकार किसी चीज को उत्पादन नहीं कर पाएगी और हमारा धरती क्या हो जाएगा, किसी कार्य योग्य नहीं रहेगा। और यहाँ पर केवल और केवल जितने भी जैविक विविधता है पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य के कुछ अंश यहाँ बचे रह जाएंगे। जिस तरह से अच्छे अच्छे जानवर, अच्छे अच्छे पक्षी जिनकी संख्या तेजी गति से कम होती चली जा रही है, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या वर्तमान में 250 के आसपास ही बचकर रह गई है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड केवल 3 से 4 राज्यों में पाई जाती है, जैसे राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। इन्हीं राज्यों में आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलेगी। तकरीबन आज से 1000 साल आज से लगभग आप वही 500 साल पहले के आसपास जाओगे तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बहुत बड़ी संख्या भारत में पाई जाती थी। और भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी, जैसे मंगोलिया, ईरान, अफगानिस्तान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या पाई जाती थी, जो वर्तमान में केवल पाकिस्तान और भारत के कुछ क्षेत्र में ही रह गए हैं। और वो काफी इंडेंजर्ड में गिनती आते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड उन्हें गिनती किया जाता है आयुसीन के तहत। तो यहाँ पर आप मेंस राइटिंग में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। केवल दोस्तों देखिए, मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप जब तक जिस चीज को पढ़े हैं उसका यूटिलाइज करना नहीं सीखोगे, मतलब उसको लिखना कैसे है, उनको मेंस में उसका कहीं पर भी उसका इस्तेमाल कैसे करना, तो पढ़ा हुआ चीज का कोई वैल्यू नहीं होता है। पढ़ लेना ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसका यूज करना, यानी कि हमने पढ़ा क्या, उसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। आप देखते होंगे कि कोई इंसान 1 साल में भी यूपीएससी निकाल देता है, बीपीएससी निकाल देता है, किसी भी प्रकार के एग्जाम को निकाल देता है, चाहे यूपीपीएससी हो, एमपीएससी हो, केपीएससी हो, जेपीएससी, कोई भी एग्जाम। लेकिन कोई इंसान 5-5 साल लगा देता है निकालने में, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि कोई इंसान उसका यूज करना सीख जाता है और कोई इंसान उसको यूज नहीं कर पाता है, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। हम सिर्फ डेटा डेटा फैक्ट के पीछे भागते रहते हैं कि हमें फैक्ट चाहिए, फैक्ट चाहिए। इसके लिए हम कई प्रकार की किताब को पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिर रामचरण शर्मा पढ़ लेते हैं। मतलब इतनी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, यूपीएससी इतना डिमांड नहीं करता है। अब जैसे यहाँ पर हम क्लास 6 के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका 60% प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाता है। और आप 12th का अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो 100% एनसीईआरटी कंप्लीट, यानी कि आप प्राचीन इतिहास कंप्लीट आपका 100%। और प्राचीन इतिहास से जितने क्वेश्चन आते हैं मैंने उसको आपको बता दिया, और मैं एक 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपके लिए ला दूंगा वहाँ पर टेस्ट सीरीज की तरह, जिसको आप अच्छे से लगा लोगे तो आपका प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं आगे का कंसेप्ट क्या है, हमें क्या पढ़ना है। चलिए देखिए, आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। ओके, दूसरा कारण क्या हो सकता है, यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट आपको और बता दूं दोस्तों कि जो शक थे, शक एक राजवंश था। शक लोग जो भारत में आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, तो उनका आने का भारत में एक बहुत बड़ा रीजन था दोस्तों कि चारागाह की तलाश में भारत आए थे। चारागाह की तलाश में जो शक लोग भारत आए थे वो चारागाह के ही तलाश में भारत से कदम रखे थे। ये कंसेप्ट तो आप याद रखिए, कई बार एग्जामों में आ जाती है। मैं आपको बीच बीच में कोई सारे कंसेप्ट भी देता रहूँगा। ओके दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको सिर्फ क्लास 6 का ही एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको क्लास 12 का भी कंप्लीट कर रहा हूँ। जो आप क्लास 12 पढ़ोगे तो वो काफ़ी आसानी लगेगी। देखिए दोस्तों, तीसरा कारण क्या था, यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। आप ज्योग्राफी जब पढ़ोगे दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि अक्षांश के हिसाब से, अक्षांश आप जानते हो दोस्तों, अक्षांश आप जानते हो, कोई बात नहीं दोस्तों, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो समझ आएंगे। तो अक्षांश के हिसाब से हमारे पृथ्वी पर मौसम को
मापा जाता है, उस हिसाब से मौसम होता है। जितने ऊंचाई पर जो क्षेत्र होती है उतना ठंड होता है वहाँ। जैसे साइबेरिया काफ़ी ऊंचा पर बसा हुआ है, हिमालयन क्षेत्र काफ़ी ऊंचा। तो ठंडे इलाके में ठंड के तरह पौधे पाए जाते हैं। जैसे सेब, सेब आपको शिमला और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अधिक मिलेगा। केसर, केसर आपको ईरान में, पूरे विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ईरान है। अगर मान लीजिए किसी भी जनजाति को अगर केसर चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे? ईरान की तरफ जाएंगे ना। अगर दक्षिण की तरफ चले जाएंगे तो दक्षिण की तरफ केसर नहीं मिलती है, क्योंकि दक्षिण का राज्य काफी गर्म होता है। आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण का राज्य क्या होता है? गर्म होता है। लेकिन जो उत्तरी के राज्य हैं वो ठंडे होते हैं, और ठंडे इलाके में केसर ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे कश्मीर, भारत में कश्मीर ही एक ऐसा राज्य जहाँ पर केसर मिलता है। ठीक है, जिसे सैफ्रॉन कहते हैं इसे। ओके। और एक बार क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन कौन करता है? तो ईरान करता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। चौथा कारण क्या है? यह कि पानी के बिना सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट आ गया। एक मिनट गाइस, मैं लगाता हूँ। तो देखें, और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते, रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। बेसिकली भाई सही बात है दोस्तों, आप इस बात से सहमत होंगे। यहाँ पर लोग जो होते थे क्या, वो पैदल ही यात्रा किया करते थे, जिस चीज से हम जान सकते हैं। चार कारणों को यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। चार कारणों का आप याद कर लीजिएगा, कई बार स्टेटमेंट के रूप में सवाल पूछा जा सकता है, और काफी इजी कंसेप्ट, अगर आप एक बार पढ़ लेते तो आपको याद रहेगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातात्विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखिरकार खास संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजारे बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये पत्थर के औजार हैं जो आप पाषाण काल के नीचे में पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ोगे कि ये पाषाण काल का है। जब पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में लोग आते हैं तो मध्य पाषाण काल में औजार छोटे हो जाते हैं। जब मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में आते हैं तो औजार और छोटे हो जाते हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये औजार का इस्तेमाल ये शिकार करने में, खेती करने में भी इसका इस्तेमाल करते थे। आपको पता होना चाहिए कि भारत में खेती आज से नहीं, तकरीबन 5,000 साल पहले भी खेती हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कि कृषि की शुरुआत, भारत में कृषि की शुरुआत कब हुई, तो कृषि की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि कृषि का शुरुआत भारत में लोहा के आविष्कार से माना जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि लोहे का ज्ञान हमें उत्तर वैदिक काल में मिलती है। यानी कि ऋग वैदिक काल में भी लोहे का ज्ञान नहीं था, सिंधु सभ्यता में भी लोहे का ज्ञान नहीं था। पूरा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, किसी भी काल में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान सबसे पहले लोगों को ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक काल में ही होती है। जब गंगा नदी के पास लोग बसने आए थे तो वहीं से लोहे का आविष्कार हुआ था। जब इस समय तो लोग सिंधु सिंधु नदी के क्षेत्र में तरफ रहते थे तो वहाँ पर तो लोहा है नहीं। तो जब गंगा के पास लोग आते तो वहाँ पर इन्हें लोहा मिलता है। औजारों को आपने देख लिया, नीचे मैं आता हूँ। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी किया जाता है। कुछ के साथ हड्डियां, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता होगा। दोस्तों मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है कि औजारों का इस्तेमाल किस प्रकार के लिए किया जाता होगा। वर्तमान में भी हम औजार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो तकनीक के अनुसार बना हुआ है। इसमें उतनी ज़्यादा तकनीक लोगों के पास नहीं है, तो उस अनुसार से बनाया जाता होगा। ये एग्जाम्पल कुछ पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हैं दोनों को। औजार का इस्तेमाल किया करते थे। इन्हीं पिक्चर पे थोड़ा गौर फरमाया, अगर ये पिक्चर आपको याद रहेगी तो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। रहने की जगह निर्धारित करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट, मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहाँ पर आखिर तक खास संग्रहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखिर तक शाखा संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए हैं, कई पुरातन नदियों और झीलों के नाम पाए गए हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे पढ़ते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना, यानी कि जो प्राचीन काल में
लोग हुआ करते थे वो रहने की जगह को किस तरह से निर्धारित करते थे। तो आप अपने मन से भी इस आंसर को बना सकते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें सुविधाओं का अभाव मिलेगा तो वहां पर वे नहीं रह पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अभी भी वर्तमान में अगर आपको उस जगहों पर छोड़ दिया जाए जहाँ पर रहने का स्थान ठीक नहीं, जैसे जंगल हो गए, वहाँ पर बाजारें नहीं है, रोजगार करने का व्यवस्था नहीं है, तो आप वहाँ रहने पसंद नहीं करेंगे। तो उन जमाने में भी लोग क्या करते थे, उन स्थानों पर रहते थे जहाँ पर पानी की सुविधा अच्छी हो, ओके, जहाँ पर संसाधन उपलब्ध हो, खाने के लिए चारागाह चढ़ाने के लिए, बकरियों को चारागाह खिलाने के लिए, पालतू पशुओं के लिए खाना, लोगों के लिए मतलब अच्छे अच्छे भोजन उपलब्ध हों। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इसके अलावा भी और भी कई स्थानों पर आखेटक खास संग्राहक रहते थे। मानचित्र में से कुछ गिने चुने को दिखाया गया। आप देखें दोस्तों, यहाँ मानचित्र में दिखाया गया है वे लोग कैसे रहते थे। जैसे यहाँ देखें, ये कोल्डीवा के बारे में मैंने आपको बताया था, यही क्षेत्र कोल्डीवा है। ये आपको वर्तमान में यूपी के आसपास मिलेगा, यही यूपी है। और बिहार आपको यहाँ पर मिलेगा, ये क्षेत्र आपको मिलेगा। ये चिरांद जो है बिहार के छपरा में है, इसे आप याद कर लें। वर्तमान में बिहार के छपरा में यहाँ पर भी पाषाण काल के कुछ अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चिरांद। और हम भीमबेटका की गुफा की बात करें तो इससे भी एक फैक्ट आपको बता देता हूँ। मैं आपको हमेशा एक फैक्ट बताता हूँ, उसको आप कॉपी में नोट किया करें, बिकॉज ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और इसी तरह सुनकर इस फैक्ट को हटा देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी 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 महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व में, पूरे विश्व में माना जाता है कि सबसे पहले सबसे प्राचीन दोस्तों वर्ड को समझे, सबसे पहले प्राचीन अगर कोई चित्र हमें मिला है तो वो भीमबेटका की गुफा से ही मिला है, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा दोस्तों, भीमबेटका की गुफा कहाँ है वर्तमान में, मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और यहाँ से बहते हुए कहाँ जाती है, नीचे की ओर जाती है कर्नाटका होते हुए। ये इनाम गांव है, ये आपको तमिलनाडु के आसपास पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। इनाम गांव, सॉरी गाइज, तमिलनाडु नहीं, दक्षिण राज्य में ही पड़ता है, लेकिन ये वर्तमान में कर्नाटका के आसपास शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं नीचे बता दूंगा, नीचे पढ़ूंगा तो इनाम गांव। और मैं यहाँ का भी एक फैक्ट बता दूँ कि यहाँ के लोगों के जो शव होते थे, जो लोग की मृत्यु हो जाती थी, उनके जो शव होते थे, उन्हें शव को मतलब गाड़ा जाता था। और उनके शव को गाड़ने का यहाँ पर एक ऐसा नियम था कि मतलब एक परिवार के शव को एक ही परिवार में गाड़ा जाता था। कई बार यहाँ पर देखा गया है कि जिस घर में लोग रहते थे उस आंगन में भी शवों को गाड़ा गया, मतलब शवों को दफनाया गया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया करते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं हम, देखिए, अब देखिए, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। मैंने आपको बता दिया, जहाँ लोग पत्थर से औजार बनाए उनसे उपयोग भी कर सके। हमें इन उद्योगों स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे, यानी कि जो लोग रहते थे। यहाँ पर देखें गाइज, एक फैक्ट बता दूं, यहाँ पर देखिए, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, मैं बता चुका। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं, कंदराव जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर उन्हें सुविधा अच्छी उपलब्ध मिलती थी तो वहाँ पर वो लोग रहना पसंद करते थे। आए दोस्तों, नीचे फैक्ट देखें, यही है। देखिए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्थर में भी वो लोग रहा करते थे। तो नीचे के फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने दीजिए, पूरा स्तर से हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो यही पर रहने देते हैं। ओके, बाय।